नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली से विवाह योग कैसे देखा जाता है। आज मैं आपको टोटल अलग अलग 21 नियम बताने जा रहा हूं। इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि विवाह योग कितना प्रबल है और विवाह कब होगा। तो आइए देखते हैं। पहला नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह की जब भी अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती है तो विवाह योग निश्चित तौर पे निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो धनु लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह देवता है। तो कोई भी ग्रह की महादशा क्यों ना हो, अगर बुध की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो विवाह योग निश्चित तौर पे निर्माण होता है। दूसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर लग्नेश ग्रह की महादशा के अंदर सप्तमेश ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह कौन हुआ? गुरु। सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? बुध। तो गोचर के अंदर जब भी गुरु की महादशा के अंदर बुध की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो विवाह योग निर्माण होता है। तीसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर भाग्याधिपति ग्रह की महादशा के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति ग्रह कौन हुआ? सूर्य। सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? बुध। तो जब भी गोचर के अंदर भाग्याधिपति सूर्य की महादशा के अंदर सप्तमाधिपति बुध की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो विवाह योग निश्चित तौर पर निर्माण होता है। चौथा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह की महादशा के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग बनता है। तो यहां देखिए, पंचमाधिपति ग्रह कौन है? मंगल है। सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? बुध है। तो जब भी पंचमाधिपति ग्रह मंगल की महादशा के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह बुध की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो निश्चित तौर पे विवाह योग उत्पन्न होता है। पांचवा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह जिस राशि में बैठा हो उस राशि का जो स्वामी है उसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? बुध हुआ। ये बुध नवम भाव के अंदर सिंह राशि में बैठा है तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो जब भी सूर्य की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो विवाह योग उत्पन्न होता है, फिर भले कोई भी ग्रह की महादशा क्यों ना हो। छठवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर कुंडली का कोई शुभ ग्रह, कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा के अंदर भी विवाह योग उत्पन्न होता है। तो इधर देखिए कि एग्जाम्पल देता हूं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति सूर्य योग कारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में बैठा है तो जब भी सूर्य की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो विवाह योग उत्पन्न होगा, भले कोई भी ग्रह की महादशा क्यों न हो। सप्तम नियम बता रहा हूं, सातवां नियम बता रहा हूं कि नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती हो उस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है तो लग्नाधिपति ग्रह कौन हुआ? गुरु। तो मान लो गोचर के अंदर गुरु नवमांश कुंडली के अंदर 11वें भाव में आकर बैठा है तो ये जो गुरु है अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है तो जब भी गुरु की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती है तो भी विवाह योग बनता है। आठवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र के स्वामी की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? बुध है। ये बुध मान लो राहु के नक्षत्र में बैठा है। अभी राहु के नक्षत्र कौन से हैं?
आद्रा, स्वाति, शततारका, ये सब राहु के नक्षत्र हैं। मान लो कि सप्तमाधिपति ग्रह बुध राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो जब भी राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आएगी तो विवाह योग निश्चित तौर पे निर्माण होगा। उसके बाद 9वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर लग्नेश ग्रह की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती है तो भी विवाह योग बनता है। क्यों? क्योंकि शुक्र वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है। दूसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर भाग्याधिपति ग्रह की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग बनता है। तीसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग बनता है। अभी हम 12वें नियम पे जाते हैं। ये नियम थोड़ा अलग है गोचर का, तो सुनिए। नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र जहां भी बैठा हो उस चंद्र के ऊपर गोचर का गुरु 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से देखता हो तो भी विवाह योग बनता है। उसी प्रकार नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र जहां भी बैठा हो उस शुक्र के ऊपर गोचर के गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती हो, 7वीं दृष्टि पड़ती हो या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विवाह योग बनता है। उसके बाद नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव के ऊपर अगर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। अभी हम जाएंगे 15वें नियम पे। नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र जो भी नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र के स्वामी की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग बनता है। अभी एग्जांपल लेते हैं कि नवमांश कुंडली में मान लो शुक्र है, ये शनि के नक्षत्र में बैठा है। अभी शनि के नक्षत्र कौन से होते हैं? पुष्य, अनुराधा या उत्तर भाद्रपद। तो अगर शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठा हो तो जब भी शनि की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती है तो भी विवाह योग बनता है। 16वां नियम जाते हैं। नवमांश कुंडली में सप्तमेश ग्रह की महादशा के अंदर अगर लग्नेश की अंतर्दशा है तो भी विवाह योग बनता है। क्यों? तो सुनिए। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ सप्तमाधिपति ग्रह कौन हो गया? बुध। तो बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। अभी बुध की महादशा के अंदर लग्नेश की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आ गई तो भी विवाह योग उत्पन्न होगा। भाग्येश की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आ गई तो भी विवाह योग होगा। सप्तमेश ग्रह की महादशा के अंदर पंचमेश की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आई तो भी विवाह योग उत्पन्न होगा। 18वां नियम बताने जा रहा हूं कि नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह की महादशा के अंदर पंचमाधिपति ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती हो तो भी विवाह योग बनता है। तो अभी हम लोग जानेंगे अशुभ के बारे में कि नवमांश कुंडली के अंदर मान लो सप्तमाधिपति ग्रह कोई अशुभ योग बनाता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, गुरु चंडाल योग, लंपट योग, संघर्ष योग, विष योग, शापित योग, जैसा कोई अशुभ योग बनाता हो तो उस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा के अंदर गलती से भी शादी नहीं करनी चाहिए। 21वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर मान लो सप्तमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर सप्तमाधिपति ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो उस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा में विवाह नहीं करना चाहिए। मान लो कि अगर पता चले कि लड़के की कुंडली में पहली शादी टूटने का योग है तो क्या करें, वो भी मैं आपको उपाय बता देता हूं कि अगर मान लो कुंडली से पता चले कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है तो उसका अर्क विवाह करके प्रथम विवाह के योग को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार लड़की की कुंडली में पता चले कि इसकी शादी टूटने का योग है तो उसकी पहली शादी भगवान विष्णु के साथ यानी कि कुंभ विवाह करके प्रथम विवाह को टाल देना चाहिए, उसके बाद दूसरा विवाह कुंडली मिलाप करके करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।